हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो है क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग जो है लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे परागण के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे परागण के बारे में, और उसमें हम लोग परागण क्या होता है, परागण का प्रकार क्या होता है, ये सब जो है हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे आज दोहरा निषेचन, मतलब जो द्वि निषेचन जिसको बोलते हैं उसके बारे में। देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि पुष्प का ये नर भाग होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं तुमको परागकोश। ये ठीक है, ये परागकोशीय तंतु, इसको मिला क्या कहते हैं पुंकेसर। उसके बाद तुमको ये पुष्प का जो है मादा भाग होता है, ठीक है, ये जो है पुष्प का मादा भाग होता है। यहाँ से जो परागकण है यहाँ जाता है, यहाँ पर तुमको बीजांड है। फिर हम बीजांड के बारे में पढ़े हुए हैं, अगर नहीं देखे तो पहले वीडियो देखो तभी से समझ में आएगा। तो ये बीजांड होता है, बीजांड का हम संरचना बनाए थे, ऐसा ऐसा संरचना होता है बीजांड का, याद आ रहा है। बताए थे कि ये जो होता है इसको भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में जो होता है 8 केंद्रक होता है और 7 कोशिका होता है, ठीक है। तो ये जो है तुमको भ्रूणकोश है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये सब पढ़ लिए हैं। तो हम लोग पढ़े कि परागण जो है क्या होता है, यहाँ से परागकण निकल के यहाँ पर जाता है, और जो जाने की प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही परागकण वहाँ पहुँचता है, जैसे कि मान लो कि ये तुमको पुष्प का जो है नर भाग हो गया, सॉरी मादा भाग, ये कौन सा भाग है, मादा भाग हो गया, और ये तुमको पुष्प का जो है नर भाग हो गया। तो यहाँ से जो परागकण है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। अच्छा, कुछ एक दो क्वेश्चन जवाब दे दो पहले। बताओ कीट से होने वाला परागण क्या कहलाता है। कीट से होने वाला, अगर परागण कीट से होता है तो उसे क्या कहते हैं, लिखो, लिखना जो भी चैट है जो भी है उसमें लिखना कि कीट से होने वाला परागण क्या कहलाता है, ठीक है। और पक्षी से होने वाला परागण क्या कहलाता है। कीट से होने वाला परागण क्या कहलाता है, और पक्षी से, बर्ड से होने वाला परागण क्या कहलाता है। देखो तो यहाँ से क्या हुआ कि परागकण जो था यहाँ से परागकोश से निकल के यहाँ पहुँच गया। पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है, ठीक है। तो पहुँचने के बाद क्या होता है, मान लो कि अगर इसमें यहाँ से नहीं आ रहा हो, कोई भी परागकण अगर आया हो, ठीक है, जो भी परागकण आएगा उसको ये स्वीकार कर लेगा, नहीं करेगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि जो परागकण आता है, मान लो कि अगर पौधा है आम का, उसका पुष्प है, और उसके ऊपर लीची का परागकण आ जाए, तो क्या इसमें आगे की प्रक्रिया होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे ही कोई परागकण आता है तो जो परागकण होता है, मतलब यहाँ पर परागकण आया, तो जो परागकण है और जो ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, इसके बीच में जो है एंजाइम के माध्यम से बातचीत चलता है। मतलब ये जो परागकण है ये कुछ एंजाइम निकालता है, जो वर्तिकाग्र है ये कुछ एंजाइम निकालता है। अगर दोनों जब आपस में मिल जाता है, मतलब तब कहा जाता है कि ये जो है सक्सेसफुल हो गया, है ना, और मतलब कि तब आगे की प्रक्रिया शुरू होगा। और अगर नहीं है, अगर दोनों मतलब अलग अलग प्रजाति का है और इसके एंजाइम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से जो है परागकण को रिजेक्ट कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं पराग स्त्रीकेषण संकर्षण। इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पराग स्त्रीकेषण, पराग स्त्रीकेषण संकर्षण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ठीक है। पराग स्त्रीकेषण संकर्षण, इसमें क्या है, जो परागकण है और जो वर्तिकाग्र है उसके बीच में एंजाइम के माध्यम से उनके बीच में संकर्षण होता है ना, मेल जोल होता है। अगर वो सफल हो जाता है तब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, और सफल नहीं होता है तो यहीं से जो है परागकण को वापस लौटा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, पराग स्त्रीकेषण संकर्षण कहते हैं, ठीक है। तो नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, इसके ऊपर देख लेना, ठीक। अब जो है पराग स्त्रीकेषण संकर्षण, अब हम लोग पढ़ेंगे दोहरा निषेचन, ठीक है, दोहरा निषेचन। हम आशा करते हैं कि पिछला सब वीडियो देखे होंगे, उसका नोट्स मिल ही गया होगा, देख लिए होंगे, और साथ में खुद से भी नोट्स बना लिए होंगे और याद कर लिए होंगे, तभी ये समझ में आएगा। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। देखो पहली बात है कि दोहरा निषेचन क्या होता है। तो देखो जो भी परागकण होता है, ठीक है, जो भी परागकण होता है वो कहाँ आएगा, वर्तिकाग्र पर आएगा, ठीक है। अब जैसे ही वर्तिकाग्र तक आएगा तो उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत होगा, संकर्षण होगा। अगर वो संकर्षण जो है सफल हो गया, मतलब अगर दोनों एक ही प्रजाति का निकल गया, तब दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि ये तुमको पुष्प का जो है, ध्यान से देखना होता है, मान लो ये पुष्प का जो है मादा भाग है, ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग है, मादा भाग, ठीक है। ये तुमको पुष्प का नर भाग था, ये पुष्प का मादा भाग था।
मान लो यहाँ से परागकण यहाँ पर आए, बताओ परागकण के ऊपर कितना परत होता है? 2 परत, बाह्यचोल अंतःचोल। बाह्यचोल में कहीं कहीं स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, जहाँ जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जनन छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? जनन छिद्र कहा जाता है। तो अब क्या है कि मान लो जो पराग स्त्रीकेशन संकर्षण ये सफल हो गया, मतलब ये पहचान लिया ये कि मेरा ही परागकण है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो जनन छिद्र है यहाँ से एक पराग नलिका निकलती है। क्या निकलता है? पराग नली। और जो पराग नली है ये वर्तिका होते हुए अंडाशय में प्रवेश करता है और फिर अंडाशय में जो बीजांड है यहाँ पर इसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब देखो ये तुमको बीजांड था, ये क्या था? बीजांड था। तो जो बीजांड है इसके अंदर इधर से जो बीजांड द्वार था ना यहाँ पे, यहाँ से प्रवेश किया कौन? पराग नली। जो कहाँ से है? परागकण से। परागकण खुद अंदर नहीं जाता है, परागकण से एक नली निकलती है और नली अंदर जाती है और उस नली को क्या कहा जाता है? उस नली को कहा जाता है पराग नलिका। क्या कहते हैं उसको? पराग नलिका, पॉलन ट्यूब। ठीक है, जो पराग नलिका है ये निकलता है और अंदर गया, अंडाशय में गया, अंडाशय का तुमको बीजांड है, बीजांड में गया। ठीक है, बीजांड में जाकर प्रवेश कर जाएगा और फिर बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश है इसके अंदर जाएगा। जैसे मान लो ये भ्रूण कोश था ना ये, तो इसके अंदर जाएगा। देखो ये ऐसे था ना, ये अंड समुच्चय था, ये प्रतिव्यांशात कोश का था, बीच में द्वितीय केंद्रक था। सब पिछले क्लास में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे तो पहले देख लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ से अंदर जाएगा। अब जैसे ही पराग नली अंदर आया था, मतलब अब इसके अंदर जब परागकण पहुंच जाता है वर्तिकाग्र पर, तो उसके अंदर जो है कितना जननी कोशिका होता है? 2 होता है ना? पढ़ते हैं पहले 1 होता है, पहले एक कायिक कोशिका, एक जननी कोशिका। लेकिन जैसे ही परागकण पहुंचता है यहाँ पे, तो उसके अंदर जो है जो 2 जननी कोशिका हो जाता है। जो 2 जननी कोशिका है वो इस पराग नलिका के माध्यम से नीचे आता है। नीचे कहाँ आएगा? नीचे अंडाशय में आएगा, फिर तुमको बीजांड में जाएगा, फिर तुमको भ्रूणकोश में जाएगा। और जैसे ही पराग नलिका प्रवेश किया तो जो ये सहायक कोशिका है, और सहायक कोशिका में जो ये तंतु रूप समुच्चय होते हैं इनको क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका में तंतु रूप में समुच्चय पाए जाते हैं, तंतु रूप समुच्चय, फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये नष्ट हो जाएंगे, तंतु रूप समुच्चय है और जो तुमको ये सहायक कोशिका है ये सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा कि पराग नलिका जो है ये अंतर प्रवेश किया, यहाँ से जो 2 परागकण है, मतलब परागकण जो जननी कोशिकाएं हैं वो अंदर आएंगे, उसमें से जो एक है, 2 आया है ना पराग नली से, कितना आया है? 2 इसमें से निकल के आया ना जननी कोशिका, उसमें से जो एक जो जननी कोशिका है वो क्या करते हैं कि जो अंड है, जो एक नर युग्मक है उसको नर युग्मक बोलेंगे दोनों को। ठीक है, जो परागकण को नर युग्मक नहीं बोलते हैं, परागकण को नर युग्मको भिद कहते हैं। परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मको भिद। तो इसके अंदर 2 नर युग्मक होते हैं, तो जो एक नर युग्मक है वो संलयित हो जाता है अंड से, जो अंड है ना यहाँ पे अंड, इससे संलयित हो जाता है, अंड मतलब एक से। ठीक है, और ये तुमको बनाता है युग्मनज। क्या बनाता है? युग्मनज, जाइगोट। ठीक है, अच्छा नर युग्मक कैसा होता है? एन। अंड भी कैसा होता है? एन। जाइगोट कैसा होगा? 2n। ठीक है, और इस प्रक्रिया को जिसमें कि नर युग्मक अंड मिलकर युग्मनज बना रहा है, इस प्रक्रिया को कहते हैं सत्य निषेचन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सत्य निषेचन। ठीक है, तो 2 नर युग्मक आया था, एक नर युग्मक तुमको अंड से मिल गया, और जो दूसरा नर युग्मक है, जो दूसरा नर युग्मक है वो संलयित होता है किससे? वो संलयित होता है इससे, जो द्वितीय केंद्रक है उससे। देखो बीच में केंद्रक है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक। जो द्वितीय केंद्रक है उससे, अब देखो नर युग्मक तुमको n है, द्वितीय केंद्रक कैसा है? 2n है, तो उससे संलयित होता है। ठीक है, और फिर बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, या सिंपली लिख दो भ्रूणपोष। क्या बनाता है वो? भ्रूणपोष। ठीक है, इंडोस्पर्म। देखो इसको भ्रूणकोश कहते हैं, भ्रूणकोश, और इसको क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। और चूंकि देखो यहाँ पर एक साथ कितने केंद्रक आपस में संलयित हो रहे हैं? 3 केंद्रक। एक केंद्रक नर युग्मक का है, 2 केंद्रक द्वितीय केंद्रक का है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं त्रिसंलयन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक साथ 3 केंद्रक आपस में संलयित हो रहा है। त्रिसंलयन को अंग्रेजी में ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है,
त्रिसंलयन को में क्या करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो एक बार नरयुग्मक अंड से संलयित हुआ और युग्मनज बनाया, इसको करते हैं सत्य निषेचन। दूसरी बार जो नरयुग्मक है द्वितीय केंद्र से संलयित हुआ और भ्रूणपोष बनाया, इसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। अब चूंकि देखो यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार हो रहा है सत्य निषेचन, एक बार हो रहा है त्रिसंलयन, तो इसको एक साथ कहा जाता है दोहरा निषेचन। चूंकि यहाँ पर निषेचन है वो 2 बार हो रहा है, ध्यान से देखो। परागकण पहले है वर्तिकाग्र पर, आने के बाद परागकण में से नली निकला। जब पराग स्थिरीकेशन संकटन सफल हो गया तो वहां से एक नली निकला, उस नली का क्या नाम था, पराग नली। पराग नली वर्तिका होते हुए तुमको जो है अंडाशय के अंदर गया, अंडाशय का जो बीजांड था वहाँ बीजांड द्वारी से प्रवेश किया, बीजांड द्वारी से प्रवेश किया तो जो सहायक कोशिका था वो उसको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, सहायक कोशिका और तंतुरूप समुच्चय है उसको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। और जैसे ही वो प्रवेश करता है जो सहायक कोशिका है और जो तंतुरूप समुच्चय है वो नष्ट हो जाता है, और फिर ये अंदर आया। जैसे ही अंदर आया तो जो ये प्रतिव्यंसात कोशिका है ये भी नष्ट हो गया, तो बचा क्या, बचा अंड और बचा द्वितीय केंद्रक। तो जो अंड है उससे जब नरयुग्मक संलयित होता है तो युग्मनज बनता है, युग्मनज से फिर भ्रूण बनेगा, अब भ्रूण से फिर जो है पौधा उत्पन्न होगा। तो इस प्रक्रिया को जिसमें नरयुग्मक अंड से संलयित होकर युग्मनज निर्माण कर रहा है, इस प्रक्रिया को कहते हैं सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, या सिनगैमी कहते हैं, सिनगैमी। इसका एक और नाम होता है, अंग्रेजी में होता है सिनगैमी, ठीक है। जो दूसरा नरयुग्मक है वो आगे बढ़ा और द्वितीय केंद्रक है उससे संलयित हुआ और क्या बनाया, भ्रूणपोष बनाया। क्या बनाया, भ्रूणपोष। और नरयुग्मक का द्वितीय केंद्रक से जो संलयन है इसको क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन। क्या कहा जाता है इसको, त्रिसंलयन। अब चूंकि यहाँ निषेचन जो है कितनी दफा हो रहा है, 2 दफा हो रहा है, एक बार हो रहा है तो सत्य निषेचन, एक बार हो रहा है त्रिसंलयन, दोनों को एक साथ करते हैं दोहरा निषेचन। और इसका जो खोज है वो याद रखना नवासीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर पूछे अगर कि दोहरा निषेचन किसने किया था, नवासीन ने किया था। समझ में आया क्या क्या बोले हैं। देखो इन सब बातों को ही शब्दों में लिखना होता है, एग्जाम में आ सकता है कि सत्य निषेचन क्या है या त्रिसंलयन क्या है, या 5 समय में पूछ सकता है कि दोहरा निषेचन क्या है, तो वो सब तुमको बनाना पड़ेगा, तो नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन मैंने समझ में आया कि नहीं। देखो दोहरा निषेचन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार हो रहा है नरयुग्मक का अंड से और एक बार हो रहा है नरयुग्मक का द्वितीय केंद्रक से। जब नरयुग्मक संलयन अंड से होता है तो युग्मनज कहते हैं, युग्मनज बनता है, और जब नरयुग्मक संलयन द्वितीय केंद्रक से होता है तो भ्रूणपोष बनता है। युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनाता है और भ्रूणपोष जो है, जो भ्रूण बन रहा है ना उसको पोषण देने का काम करता है। तो नाम क्या है, भ्रूणपोष, मतलब भ्रूण को पोषण देगा। जो भ्रूण बनेगा युग्मनज से उसको ये क्या देगा, पोषण देगा, इसको भ्रूणपोष बोलेंगे, ठीक है। मतलब युग्मनज आगे चल के क्या बनाता है, भ्रूण, और जो भ्रूणपोष है वो भ्रूण को क्या देता है, वृद्धि करने के लिए पोषण उपलब्ध कराता है, ठीक है। बस यही बात है। और इन दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, दोहरा निषेचन कहा जाता है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखो इसमें कुछ नहीं है, अगर मान समझ नहीं है और देख लो इसको समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें खास बात नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में तुमको क्या करना है कि जो नोट्स मिला है वो नोट्स पढ़ना है, उसको एकदम अच्छे से जो है लिखवाया हुआ है, वो क्लास का ही नोट्स है, क्लास में हम लिखवाए हैं वही नोट्स है वो, ठीक है। तो तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो इसको बुझाते हैं। तो ये था तुमको दोहरा निषेचन। कोई पूछा जाए अगर कि दोहरा निषेचन को खोज कौन किया तो क्या बोलोगे, नवासीन। इसमें क्या क्या चीज आता है, तो 2 बार निषेचन होता है। एक बार होता है नरयुग्मक का अंड से, नरयुग्मक का जब अंड से संलयन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सत्य निषेचन। और जब नरयुग्मक का संलयन होता है भ्रूणकोश, जब नरयुग्मक का संलयन होता है तुमको द्वितीय केंद्रक से, उसको क्या कहते हैं, त्रिसंलयन। और त्रिसंलयन और सत्य निषेचन को एक साथ क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन और सत्य निषेचन एक साथ जो है दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब देखो अब क्या बचा है, अब कुछ शब्द बचे हैं जो कि हम लोग को समझना है। जैसे कि जो फल होता है, अब देखो निषेचन हो गया, निषेचन के बाद क्या होता है कि फल फूल में जितना भी भाग है वो सब गिर जाता है, केवल अंडाशय बचता है, ठीक है। और साथ में अंदर में बीजांड बनता है, बचता है। बीजांड जो है उससे बीज बन जाता है और जो अंडाशय है उससे फल बन जाता है। देखो अभी था ना, मान लो पुष्प में तुमको परागकण भी, परागकोश भी था, बाह्य दलपुंज था, दलपुंज था, सब चीज था ना, उसमें से सब चीज गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, केवल बचेगा तुमको अंडाशय और उसके अंदर बीजांड है। वो अंडाशय से क्या बनता है, फल, और बीजांड से क्या बनता है, बीज। अब जो फल बनता है वो 2 प्रकार का होता है। जो फल बनता है वो 2 प्रकार का होता है।
एक को कहते हैं सत्य फल और एक को कहते हैं मिथ्या फल। ठीक है, एक को कहते हैं सत्य फल और एक को क्या कहते हैं, मिथ्या फल, या इसको आभासी फल भी कह सकते हैं, आभासी फल, या इसको कूट फल भी कह सकते हैं, कूट फल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रू फ्रूट और इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो सत्य फल और मिथ्या फल, देखो वैसा फल जो केवल अंडाशय से बनता है, केवल अंडाशय से अगर फल बन जाए तो उसको बोलते हैं सत्य फल, और अगर अंडाशय के अलावा पुष्प का कोई और भी भाग फल निर्माण में मदद करे तो उसको बोलते हैं मिथ्या फल। फिर सुनो, अगर केवल अंडाशय से फल बने, अगर फल का विकास केवल अंडाशय से हो, केवल अंडाशय ही फल बना है, उसके अलावा दूसरा कोई भी फूल का भाग जो है वो भाग नहीं ले फल निर्माण में, तो वैसे फल को क्या कहा जाता है, सत्य फल। और जैसे कि तुमको हो जाएगा इसमें संतरा हो जाएगा, है ना, केला हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा, ये सत्य फल हो जाएगा, जिसमें कि वैसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है, अंडाशय के अलावा दूसरा कोई भी भाग उसमें नहीं भाग लेता है फल निर्माण में, तो उसको बोलते हैं सत्य फल। और मिथ्या फल या आभासी फल या फॉल्स फ्रूट या कूट फल क्या है, तो वैसे फल जिसमें अंडाशय के अलावा कोई और भाग भी फल निर्माण में मदद करे तो उसको बोलते हैं मिथ्या फल। जैसे कि सेब हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो ये सब जो है मिथ्या फल है। जैसे जो सेब होता है इसमें अंडाशय के अलावा जो पुष्पासन है, पुष्पासन है ना, थैलेमस, जो थैलेमस है पुष्पासन, ये भी भाग लेता है फल निर्माण में। तो अंडाशय के अलावा कौन भाग ले रहा है, पुष्पासन भी भाग ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथ्या फल बोलेंगे। पुष्पासन समझ रहे हैं क्या होता है कि ये जो पुष्प होता है, इसमें ये जो भाग है जहाँ पुष्प टिका हुआ है इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। तो जो सेब होता है उसमें अंडाशय के अलावा जो पुष्पासन है ये भी फल निर्माण में भाग लेता है, तो इनको क्या कहेंगे, मिथ्या फल कहेंगे। कुछ नहीं, याद रखो, वैसे फल जिनका विकास केवल अंडाशय से होता है उनको सत्य फल कहते हैं, और जिस फल में अंडाशय के अलावा कोई और भाग भी, पुष्प का कोई और भाग भी अगर फल निर्माण में मदद करता है तो उसको जो है मिथ्या फल या आभासी फल या कूट फल कहा जाता है। ठीक है, चलो कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कि एल्बुमिनस बीज। बीज भी दो प्रकार के होते हैं, जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एल्बुमिनस बीज, एक को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, और एक को बोलते हैं गैर एल्ब्यूमिनस। बीज जो हैं वो हो सकते हैं दो प्रकार के, एक हो सकता है एल्ब्यूमिनस बीज और एक कौन होता है, गैर एल्ब्यूमिनस बीज। ठीक है, एल्ब्यूमिनस बीज क्या होता है, वैसे बीज, एल्ब्यूमिनस बीज वैसे बीज होते हैं जिनमें कि बीज के अंदर जो भ्रूण पोष है वो अगर बचा रह जाए, जो भ्रूण पोष होता है ना बीज के अंदर, वो अगर बचा रह जाए, अभी बोलो ना भ्रूण पोष का काम क्या होता है, भ्रूण को पोषण देने का काम होता है। तो अगर मान लो क्या हो कि जो भ्रूण पोष जो पोषण दे रहा है भ्रूण को, तो वो लास्ट तक बचा रह जाए, पूरी तरह से भ्रूण पोष जो खत्म नहीं हो भ्रूण के द्वारा, तो वैसे जो बीज हैं उनको एल्ब्यूमिनस बीज कहा जाता है। जैसे कि नारियल, जैसे कौन हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। नारियल के अंदर जो होता है भ्रूण पोष बचा हुआ रह जाता है, तो जिस भी बीज के अंदर भ्रूण पोष बचा हुआ रह जाता है उसको क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। ठीक है, और वो जैसे कि नारियल हो गया, तुमको गेहूं हो गया, ठीक है, ये सब। गैर एल्ब्यूमिनस बीज क्या है, तो वैसे भी जिसमें भ्रूण पोष पूरी तरह से भ्रूण के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, भ्रूण पोष बचता नहीं है, उसको कहते हैं गैर एल्ब्यूमिनस बीज। जैसे कि तुमको हो जाएगा इसमें मटर हो जाएगा, है ना, मूंगफली हो जाएगा, तो ये सब जो है तुमको हो जाएगा इसमें गैर एल्ब्यूमिनस बीज, जिसमें कि भ्रूण पोष पूरी तरह से भ्रूण के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, उसको कहते हैं गैर एल्ब्यूमिनस बीज। और इसमें भ्रूण पोष बचा हुआ रहता है, पूरी तरह से उसको भ्रूण के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस बीज। ठीक है, तो पहले पढ़े फल का दो प्रकार, फिर पढ़े बीज का दो प्रकार। ठीक है, कुछ चीज और है जैसे कि परिभ्रूण पोष, परिभ्रूण पोष, पेरिस्पर्म जिसको बोलते हैं। पेरिस्पर्म क्या होता है, तो किसी बोलो ना, जैसे ही निषेचन खत्म होता है जितना चीज होता है पुष्प में वो सब चीज गिर जाता है, लेकिन किसी किसी पुष्प में क्या होता है कि जो बीजांड काय है वो बचा रह जाता है। जो बीजांड काय है ना, न्यूक्लियस, याद है बीजांड काय कौन था,
ये था तुमको ये, तो इसमें ये जो था ये क्या था, बीजांड का। जो अंडाशय का जो ये भाग होता है अंतः आवरण, सॉरी बाह्य आवरण, ये अंतः आवरण। अंदर का जो ये भाग है इसको क्या कहते हैं, बीजांड का। जिस बीज में भी बीजांड का बचा रह जाता है उसको क्या कहते हैं, परिभ्रूणकोश। जिसमें भी जो बीजांड काय है, बीजांड काय ये अगर बचा रह जाता है, बीजांड काय अगर बचा रह जाता है इसको क्या कहते हैं, परिभ्रूण कोश कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखा जाए परिभ्रूण कोश का, तो तुमको उदाहरण हो जाएगा इसमें काली मिर्च, काली मिर्च हो जाएगा, और तुमको इसमें हो जाएगा चुकंदर, ठीक है। तो इनमें जो है परिभ्रूण कोश पाया जाता है। जिसमें भी बीजांड का अगर बचा रह जाता है तो उसको परिभ्रूण कोश कहते हैं। काली मिर्च चुकंदर में पाया जाता है। तो क्या क्या पढ़े आज, पहले पढ़े दोहन निषेचन। खोज कौन किया था, नमस्टीन। उसमें 2 बार निषेचन होता है, एक को बोलते हैं सत्य निषेचन, एक को बोलते हैं त्रिसंलयन, ठीक है। सत्य निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है, और त्रिसंलयन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो तुमको वो बनता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, अच्छा भ्रूणपोष कैसा होता है, N2N के 3 है। तो देखो वो कैसे बन रहा था, नर युग्मक था, नर युग्मक, और साथ में कौन था, द्वितीय केंद्रक था, इसके संलयन से बन रहा था। अब नर युग्मक कैसा होता है, N, द्वितीय केंद्रक कैसा होता है 2N, तो जो भ्रूणपोष बनेगा वो कैसा होगा 3N। तो याद रखना है कि जो भ्रूणपोष होता है, जो भ्रूणपोष होता है ये कैसा होता है 3N होता है। कैसा होता है 3N। जितने भी युग्मक देखो यही ये कैसे मिलता है 3N है, याद रखना आगे ऑब्जेक्टिव में कि भ्रूणपोष कैसा होता है N2N, में से कौन जो है वो त्रिगुणित होता है, इसको क्या कहते हैं अगुणित। N है तो 2 है तो क्या कहते हैं त्रिगुणित। कौन त्रिगुणित होता है, तो भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित होता है। फिर देखिए कि वैसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन सत्य फल कहते हैं, जिसमें अंडाशय के अलावा कोई और भाग भी अगर है उसको मिथ्या फल कहते हैं। फिर वैसे फल जिसमें कि भ्रूणपोष बचा रह जाए उसको कहते हैं एल्यूमिनस। भ्रूणपोष का काम क्या होता है, भ्रूण को पोषण देना, लेकिन अगर वो बचा रह जाए लास्ट तक तो वैसे बीज को कहते हैं एल्यूमिनस बीज। जिसमें वो खत्म हो जाए उसको बोलते हैं गैर एल्यूमिनस बीज। फिर किसी किसी बीज में क्या होता है, जो बीजांड का है वो बचा रह जाता है, नष्ट नहीं हो पाता है पूरी तरह से, उसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष, ठीक है। जैसे कि काली मिर्च और चुकंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ये तुमको होगा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, वीडियो को अच्छे से देखो। इसका अगर लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तुमको जो है नोट्स में भी लिखा हुआ जो है इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्लास परसों होगा और उसमें ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखो, सीरियल वाइज देखो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो छोड़ोगे और सीरियल नहीं दिख रहा है, अगर छोटे छोटे वीडियो देख रहे हैं या फिर बीच में देख रहे हैं गैप हो जा रहा है, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए डेली वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चल वीडियो खत्म करते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।